चलो ठीक है। देखो बेटा, शीट में कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको स्किप करके, या आंसर गलत आता है स्किप करके आगे बढ़ जाओ, सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक है, खर्च ही नहीं करना है दिमाग ज्यादा। पहले एक बार इस तरह से आगे बढ़ने की आदत डालो। क्वेश्चन नहीं आया आगे बढ़े, क्वेश्चन नहीं आया आगे बढ़े, पूरी शीट कंप्लीट करी, जो कुछ भी आया उसमें से वो कर लिया। सेकंड बार में जब आप उसको देखोगे ना, तो आपको जो क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम पे नहीं आए थे, आधे क्वेश्चंस खुद हो जाएंगे, ये गारंटी की बात है। ठीक है, और जो नहीं आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम पूछ सकते हैं। नंबर तुम लोगों के पास है, यू कैन सेंड मी द डाउट्स, कोई भी डाउट्स होता है उसको सेंड कर सकते हो, और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए मौके पर आंसर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, तो बेटा भेज देना क्वेश्चन, मैं देख लूंगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और किसी को कोई ओके। डाउट आ रहा था? हाँ, और किसी को कोई डाउट आ रहा था क्या बेटा? इसके अलावा सब लोगों ने वो करनी है शीट, ऐसा नहीं करना कि बस मिल गई ठीक है और हटाओ। और अगर प्रिंटर की व्यवस्था हो ना घर पे, तो प्लीज उसको प्रिंट आउट निकाल लेना, मोबाइल में मत करने की कोशिश करना, प्रिंट आउट निकाल लेना। कोचिंग में आ रहे होते तो ऑब्वियसली उनके प्रिंट आउट ही मिलते तुम लोगों को, बट जब तक नहीं हो तो बन जाए तो ठीक है, वरना फिर मोबाइल से तो है ही है। करना है, 100 बातों की एक बात है कि वो शीट के क्वेश्चंस करने हैं। और सारे क्वेश्चंस, एक और बात बता दूं, वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। और कॉम्पिटिटिव में भी किस किस के हैं ये बता देता हूं, AIEEE और JEE के, मेंस एडवांस दोनों के। अपनी तरफ से मैंने कोई मेहनत नहीं करी है उन क्वेश्चंस को बनाने में। लास्ट ईयर की मैंने बुक खरीदी है एक, है ना, वो मुझे कोचिंग से मिल गई है, खरीदी नहीं है मैंने। ठीक है, और वहीं से मैं क्वेश्चंस आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इससे क्या रहेगा, एक दिमाग में अपने आइडिया सेट होगा कि क्या हम लास्ट ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। तो बस करना है ना, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चंस हो जाए, अच्छी बातें हो जाते हैं ऑब्वियसली, बट अगर नहीं होते हैं तो पूछने हैं। ठीक है ना, और तब तक पूछने जब तक होने शुरू ना हो जाए, है ना। जब तक तोड़ना दो तब तक छोड़ना नहीं भाई। ठीक है, एक मूवी बड़ी अच्छी है, मसान, मसान नहीं, वो मांझी, द माउंटेन मैन, उसमें डायलॉग देखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 10 ही लोग आए, बाकी कहाँ रह गए? ठीक है, पूछ लो, और किसी को कुछ पूछना है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, रिएक्शन की। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, यही आज का टॉपिक होगा। आयुष कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर अभी नहीं, ओके आयुष, ठीक है। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ सब लोग आ जाए, है ना, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और पूरा जीवन हमेशा साथ रहेगा। पता नहीं कहाँ गायब है ये लोग। चलो ठीक है, ये लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ेंगे। और आज डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ये वर्ड सुनने में जितना भारी है, पढ़ने में उतना ही आसान। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है, अगर मैं वर्ड का मतलब बताऊं कि भाई वर्ड मतलब क्या होता है, तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है बेटा टू मेजर, चीजों को मेजर करना है हमें, टू मेजर। ठीक है ना, तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, चीजों को मेजर कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। और बताओ, क्योंकि मैं रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? रिएक्शन में इन्वॉल्व स्पीशीज का। कौन होता है रिएक्शन में इन्वॉल्व? रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। तो कितना रिएक्टेंट खर्च हो गया, कितना प्रोडक्ट बन गया, इस तरह की जो बातें की जाती हैं वो कहाँ की जाती हैं? स्टोइकियोमेट्री में। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टोइकियोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड स्पीशीज का किसका रिडक्शन हुआ है, किसका कितना अमाउंट जो है वो फॉर्म हुआ है, रिडक्शन नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, तो कितना अमाउंट फॉर्म हुआ है, कितना यूज हुआ है, रिएक्टेंट कितने यूज हुए हैं, प्रोडक्ट्स कितने फॉर्म हुए हैं,
ये सब बातें हम लोग कहाँ करेंगे, स्टोइकियोमेट्री में करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, स्टोइकियोमेट्री का रिएक्शन के मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। स्टोइकियोमेट्री आपको ये नहीं बताएगा कि प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हमें स्टोइकियोमेट्री में नहीं देखना होता है। स्टोइकियोमेट्री में हम ये देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट बना तो कितना बनेगा, ठीक है। वी विल जस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट्स का भी अमाउंट निकालेंगे कितना कंज्यूम हुआ है। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रोडक्ट बना क्या है। स्टोइकियोमेट्री को कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन मैकेनिज्म से। तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि भाई इन दो चीजों के रिएक्शन से क्या बनेगा। आप ये बता सकते हो अगर ये बना है तो इतना बनेगा अमाउंट। तो अगर मैं नहीं बता सकता हूं तो मैं चिंता करूंगा भी नहीं, है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। अब अमोनिया बना तो बना भैया, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा हमें कि ये बना है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या बना। तो आपको प्रिडिक्ट प्रोडक्ट जो है वो प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। क्वेश्चन कहाँ कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, जब वो ये कोशिश करने लगते हैं कि प्रोडक्ट क्या बना सर, इससे इसके रिएक्शन में क्या बनेगा। अरे भैया जो भी बनेगा वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है जो चीज फॉर्म हुई है उसका। नंबर 1। नंबर 2, आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमारे लिए क्यों स्टोइकियोमेट्री जरूरी है। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ स्टोइकियोमेट्री को, मुझे क्या मतलब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है ही नहीं कि आपको मतलब नहीं है, ठीक है। बात करें अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स के अमाउंट की, तो ये जो सामने रिएक्शन लिखी है ना, चलो इसी की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम है हेबर्स प्रोसेस। नाम की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके काम में दम है। ये जो अमोनिया बन रहा है, ये अमोनिया इस्तेमाल होता है यूरिया बनाने के लिए बेटा। इट इज यूज फॉर यूरिया एंड यूरिया इज ए फर्टिलाइजर। दैट मीन्स जिस कंट्री में जितना ज्यादा अमोनिया बनता है उस कंट्री का यूरिया प्रोडक्शन उतना ज्यादा है। क्योंकि अमोनिया कोई क्यों बनाएगा, अरे इंडस्ट्री कोई लेके बैठेगा करोड़ों की लाखों रुपए का सेटअप लेके, तो ऐसे ही थोड़ी के बस अमोनिया बनाना है चलो इंडस्ट्री लगाते हैं, बेचने के लिए बनाएगा ना। और बेच कब पाएगा, जब उससे यूरिया बने। और यूरिया कब बनेगा, जब फर्टिलाइजर बढ़िया यूज हो रहे हो कंट्री में। तो अगर एग्रीकल्चर डेवलप्ड है किसी कंट्री का, तो उसके अंदर ज्यादा फर्टिलाइजर्स की खपत हो रही होगी, यूज हो रहे होंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर कंज्यूम हो रहे होंगे। दैट मीन्स ज्यादा अमोनिया बनाना है। तो कोई कंट्री कितना अमोनिया प्रोड्यूस करता है ये उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बताता है। इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये किसी भी कंट्री के लिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पता है क्या है किसी भी कंट्री की, H2SO4 का प्रोडक्शन। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली किसी कंट्री को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं भाई। बहरहाल हम वापस लौट के आते हैं और स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं। तो देखो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन खर्च करूं तो कितना अमोनिया बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से नाइट्रोजन डाल रहा है, अपनी मर्जी से हाइड्रोजन डाल रहा है, बनता है जितना बन जाए। ऐसे तो चला ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना नाइट्रोजन खरीदूं तो उससे कितना अमोनिया फॉर्म कर सकता हूँ। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। हमें ये पता होना चाहिए कि कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कितना रिएक्टेंट के अमाउंट से, ठीक है। तो सिंपल जो फोकस रखेंगे वो रखेंगे मेजरमेंट के, बस। आपको ना कैटलिस्ट याद रखना है, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज होते हैं, प्रेशर होता है, एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कितना अमोनिया बनेगा भैया कितने नाइट्रोजन, कौन कैटलिस्ट है क्या है कौन प्रमोटर है, कोई मतलब नहीं अपने को, ठीक है। तो बात समझ में आती है कि स्टोइकियोमेट्री में आप क्या पढ़ने वाले हो। अभी शुरू नहीं किया है मैंने, ठीक है ना, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़ोगे जल्दी से मुझे बताओ। स्टोइकियोमेट्री में पढ़ेंगे भैया कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है कितने रिएक्टेंट से। आई बात समझ में सबको, जल्दी से थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव रहो भाई।
हाँ ना में लगातार जवाब देते रहना है। आया ना समझ में क्या पढ़ने वाले हो? यस सर। है ना, कितना अमोनिया फॉर्म होगा ये पढ़ेंगे, बस सिंपल सी बात है ना, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को, किसको? बैलेंसिंग सबको आती है, बचपन से सीखते हुए आ रहे हो बैलेंसिंग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों तरफ एटम बराबर करने होते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, इसके आगे 2 लगा के, उसके आगे 3 लगा के, है ना। तो ये मैंने क्या किया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को रीड करना हमें आना चाहिए। व्हाट डू दीज बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन? तो देखो, इस रिएक्शन को सबसे पहले पढ़ने का तरीका है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल अमोनिया बनाता है। इस रिएक्शन को पढ़ने का पहला तरीका, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो एक्चुअल में मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल को, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स होते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? नंबर ऑफ मोल्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल्स हैं हमारे रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि मोल को मास में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सब लोग जानते हो ना, देखो मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, विच मींस अगर मुझे मास निकालना है गिवन मोल से तो मोल्स इनटू मोलर मास कर सकता हूं ना। अब मोलर मास निकालना कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, सब लोग जानते हो मोलर मास कैसे निकालूंगा। तो जल्दी से इन मोल्स को मास में कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे फटाफट। गिवन मोल्स को मास में कन्वर्ट करके बताओ सबके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया के, फटाफट से तुमसे ही करवाना है मुझे, और देख लूं कितने लोग आ गए। ठीक है, कर दिया किसी ने कन्वर्ट? आगे नहीं बढ़ूंगा, तुम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, बताओ जल्दी से मुझे क्या मास है इनका। सर N2 का 28, H2 का 6 ठीक है, और NH3 का 34। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बताया है। इनको हमने मास में कन्वर्ट कर लिया। इसका 1 मोल है तो मोलर मास N2 का 28, मोलर मास होता है H2 का 2, और 3 मोल है तो 2 इंटू 3 6 ग्राम। NH3 का मोलर मास निकलेगा 17, 2 मोल्स है, 17 इंटू 2 34। जरा देखो कंजर्वेशन ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है ना, मास वाला, कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल रिएक्टेंट्स का मास और टोटल प्रोडक्ट का मास बराबर है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता हुआ दिखाई देगा भाई। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन को इस तरह से पढ़ना हमें आना चाहिए। अच्छा, अगर रिएक्शन के अंदर गैसेस इन्वॉल्व है, अगर रिएक्शन के अंदर गैसेस इन्वॉल्व हैं, जैसा कि इस केस में है भी, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, तो आप इनके वॉल्यूम्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हम मोल को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताओ, 1 वॉल्यूम अमोनिया का यानी 22.4 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन से, बनाएगी 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया। तो देखो 1 मोल है तो 22.4 लीटर, 3 मोल है तो 3 इंटू 22.4 लीटर, और ये कितना बनेगा 2 इंटू 22.4 लीटर। हालांकि ये वॉल्यूम वाली जो चीज है कम यूज होती है, बट अगर पूछ ले तो वहां हमें पता है बात कि कितना लीटर कोई चीज फॉर्म होगी, कितना लीटर अमोनिया बनेगा, कितना लीटर नाइट्रोजन खर्च करने पर। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो ये तो आइडियल कंडीशन है, मैं ये वॉल्यूम वाला पार्ट हटा रहा हूं। सबसे पहले हेडिंग डालो स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, और उसमें एक छोटी सी लाइन लिखो
शुरुआत में लिखो स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, और इसमें पहला पॉइंट लिखो स्टोइकियोमेट्री is involved with measurement of various species involved in a chemical reaction. Measurement of various species involved in a chemical reaction. कोई कितना बना, कितना फॉर्म हुआ, वो सब मेजर करना है. Involved in a reaction. ठीक है ना? लिख लो जल्दी से, इस रिएक्शन को लिख लो और इसको कैसे पढ़ना है वो लिख लो जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, डन. प्लीज लेट मी नो. हो जाए तो बता दिया करो, है ना? ऐसे तो बैठे, हाँ ऐसे तो बैठे रह जाएंगे बेटा. चलो अब देखो, ये तो एक बात होती है कि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और बैलेंस इक्वेशन को कैसे पढ़ना होता है. अब मान लो हमेशा आपके पास 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन तो होगा नहीं. कभी आप 50 ग्राम नाइट्रोजन लेके और 20 ग्राम हाइड्रोजन लेके काम शुरू कर सकते हो. तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कितना अमोनिया फॉर्म होगा. ठीक है, तो वो चीज निकालने के लिए अगर आइडियल सिचुएशन नहीं है, दिस इज योर आइडियल सिचुएशन. जो बैलेंस इक्वेशन होती है वो आइडियल सिचुएशन है. बैलेंस इक्वेशन इज ए आइडियल सिचुएशन. अब ऐसा तो है नहीं कि 28 ग्राम ही लेकर आएगा वो तो कितना भी लेके आ सकता है, और उससे भी पता होना चाहिए भाई कितना बनेगा. ठीक है ना? तो इस तरह का काम करने के लिए हम लोगों को एक और चीज डिफाइन करनी होती है जिसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट. नेक्स्ट जो चीज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो है लिमिटिंग रिएजेंट. कितना प्रोडक्ट बनेगा ये बताने के लिए आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट की जानकारी होनी चाहिए. लिमिटिंग रिएजेंट को आज के बाद हम LR बोलेंगे. क्या बोलेंगे? LR. व्हाट इज LR? तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, पूरी तरह से खर्च हो जाता है. ठीक है, मान लो हमको 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट कराने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, बट हो मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन. हो कितनी? 4 ग्राम हाइड्रोजन. तो ये 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन में कम पड़ जाएगी 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए. 28 ग्राम के लिए तो 6 ग्राम चाहिए ना. अगर तुमने इनिशियली 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया है तो पूरी नाइट्रोजन तो रिएक्ट नहीं कर पाएगी भाई 4 ग्राम से, रिएक्शन रुक जाएगी. तो जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है. पहली बात. दूसरी बात, जो प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनता है. क्यों भाई? आप जरा सोचो, जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होगा तो क्या अकेली नाइट्रोजन अमोनिया बना सकती है? क्या नहीं. तो जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होगी अमोनिया का प्रोडक्शन रुक जाएगा और जो बची हुई नाइट्रोजन है वो मिक्सचर में बची हुई रह जाएगी. उसके साथ रिएक्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं. हाइड्रोजन था बेचारा, वो खर्च हो गया पहले. तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा. एक बार लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया तो अब और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होने वाला है भाई. अकेला रिएक्टेंट कहां से प्रोडक्ट बना लेगा? ठीक है, तो दो बातें सीखी हमने. नंबर 1, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है, ध्यान देना, रिएक्टेंट. लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है,
पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात जो हमने सीखी, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही बन सकता है, क्योंकि वंस द लिमिटिंग रिएजेंट इज बीइंग कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट और फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना, रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन बंद हो जाएगी जब रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है इट इज अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर है दिमाग में। अभी मैंने सिखाया नहीं आपको कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे कैसे, बट ये पता है हमें कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और प्रोडक्ट जो बनेगा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। अभी सीखेंगे निकालें कैसे, भाई कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, तो वो एक अलग केस है। पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, ये बात हमें समझ में आती है। बताओ। यस सर। चलो, तो अब पहचानने की कोशिश करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। बड़ा ही आसान है, बहुत ही सिंपल मैथ है, बहुत सिंपल मैथ होती है हमारी केमिस्ट्री की स्टोइकियोमेट्री में। फंडा एक बार समझ में आ जाए, पूरी 11th 12th बहुत मजे आने वाले हैं, क्योंकि हर चैप्टर में रिएक्शंस होते हैं, आपको पता होना चाहिए कितना प्रोडक्ट बनाए। इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स में ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भाई। ठीक है, तो बड़े ध्यान से पेशेंस से सुनना है चीजों को। हमने ये सीख लिया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, हमने ये सीख लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है। अगली चीज जो हम लोग सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करते हैं, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए आपको रिएक्टेंट्स का ध्यान रखना है, सिर्फ रिएक्टेंट्स। ठीक है, मान लो इसमें ही रिएक्शन, इसी रिएक्शन में काम करते हैं, चलो है ना, लिख रखी है रिएक्शन, इसी में काम करते हैं। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास 20 ग्राम नाइट्रोजन है और 20 ग्राम हाइड्रोजन है। अब बताओ कितना अमोनिया फॉर्म होगा, पहला क्वेश्चन। या पहला क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, दूसरा क्वेश्चन कितना अमोनिया फॉर्म होगा, तीसरा क्वेश्चन जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है वो कितना बचा रह जाएगा। तो लेफ्ट आउट कितना है, कौन टोटली कंज्यूम नहीं हुआ, कौन बचा रह गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्या क्या निकालने वाला हूं। 20 ग्राम नाइट्रोजन है, 20 ग्राम हाइड्रोजन है, मैं ये पता करने वाला हूं कि कितना अमोनिया बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और जो सब्सटेंस बचा रह जाएगा वो कितना बचा रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेते हैं, आज हल्की सी तबीयत ऐसी हो रखी है ना, थकान की वजह से में भी, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये तीन चीजें हम लोग निकालने वाले हैं बेटा, है ना। आ जाओ, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालोगे आप रिएक्टेंट से। हाँ निकालते हैं बेटा, निकाल लिया, जिसने निकाल लिया वेरी गुड, और बाकी लोग सीख लो। तो देखो हमें पता है 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तुमको हमें कैसे पता है, तो भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी ना हम लोगों ने, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि 28 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो बताओ 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना जरूरी होगा, 6/28 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 6/28 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत होगी। ठीक है, इसको थोड़ा आंसर को वो करने के लिए इसको 28 ग्राम कर लेता हूं, मैथ ना करनी पड़े। 28 नहीं, इसको कर लेते हैं, चलो 28 का डबल कितना होगा हमारा, 56 कर लेते हैं, 56। ठीक है, तो 28 से चाहिए 6 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम से चाहिए 6/28 ग्राम हाइड्रोजन। तो बताओ हमारे पास कितना है, 56 ग्राम नाइट्रोजन है। इसके लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर होगा, 6/28 इंटू 56, और ये जब आपने सॉल्व किया तो 12 ग्राम हाइड्रोजन।
कितना आया? 12 ग्राम हाइड्रोजन। आपके पास है कितना? 20। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है 20। बताओ क्या हाइड्रोजन कम पड़ेगी? नो सर। हाइड्रोजन तो कम नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि देखो हाइड्रोजन हमें 56 ग्राम के लिए हमें 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, एंड वी हैव 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन कम नहीं पड़ेगा। कम कौन पड़ेगा? नाइट्रोजन। तो पहले सवाल का जवाब आ गया कि नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, अब दूसरा सवाल, अमोनिया कितना फॉर्म होगा? तो हम ये बात जानते हैं कि अमोनिया किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म करो। जरा देखो, 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनता है? 34 ग्राम अमोनिया बनता है बेटा। आप मुझे बताओ 1 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा? 1 ग्राम नाइट्रोजन, हाँ, 34/28 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। और बताओ हमारे पास कितना नाइट्रोजन है? हमारे पास है 56 ग्राम्स नाइट्रोजन। तो इससे कितना बनेगा? 34/28 इंटू 56, विच कम्स आउट टू बी 68 ग्राम्स। इधर लिख देता हूं 68 ग्राम्स अमोनिया। तो दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि कितना अमोनिया फॉर्म होगा। बताओ कितना नाइट्रोजन। हाँ, अब तीसरा सवाल था, हाइड्रोजन जो बच गया विच इज नॉट ए लिमिटिंग रिएजेंट इसमें, तो ये कितना बच गया? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 56 ने कितना कंज्यूम किया होगा? 12 ग्राम। था कितना? 20 ग्राम। तो हाइड्रोजन बचा रह गया 20 माइनस 12 ग्राम विच इज 8 ग्राम। तो 8 ग्राम हाइड्रोजन बची रह गई और 68 ग्राम अमोनिया बन गया। ओके, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेने पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ये हमें बताना आना चाहिए भाई। तो दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ये भी तो पूछ सकता है। नाइट्रोजन कितनी कम पड़ गई? बिल्कुल पूछ सकता है भाई। बताओ कौन निकाल के देगा मुझे, नाइट्रोजन कितनी कम पड़ गई? कोई बताएगा दिमाग लगा के हल्का सा? चलो इसको मैं बता देता हूं, फिर अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग करना है ना। देखो 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिक्वायर्ड थी 28 ग्राम नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिक्वायर्ड होगी 28/6। हमारे पास हाइड्रोजन है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम से रिक्वायरमेंट तो था 28/6 इंटू 20। तो जरा इसको करेंगे तो देखो ये 3.3 समथिंग हो जाएगा। 28 इंटू 3 करना तो अप्रोक्सीमेटली 84 ग्राम के आसपास आना चाहिए, 85 के आसपास। 85 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत थी, बट थी 56 ग्राम। तो कितनी कम पड़ गई वो भी निकाला जा सकता है। बोलो, दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री ऑफ एनी रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। बस निकाल सकते हैं क्या? सबका जवाब चाहिए मुझे। और देखो जिसको नहीं समझ में आता, पहली बार सीख रहे हो बेटा, अगर नहीं समझ में आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। डू नॉट कंसीडर इट एज ए प्रॉब्लम, है ना? वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूछोगे नहीं तो वो प्रॉब्लम है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना? इसको चाहो तो कॉपी कर सकते हो, है ना? एक दो बातें छोटी मोटी अपने हिसाब से, या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में देख लेना कौन सी हम लोग फेयर कॉपी बना रहे हैं ना। मैं क्वेश्चन बोलूं क्या? समय बच जाएगा बेटा। या कोई कॉपी कर रहा है तो बता दो। हाँ भाई,
कॉपी कर रहे हो या क्वेश्चन? रेस्पॉन्सिव रहो भैया थोड़ा सा। आयुष हटा दो, तुम लोग खुद से बता दिया करो मुझे, है ना। चलो ओके, आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन लिखो, लिखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड, amount of calcium carbonate formed when 112 grams calcium oxide reacts with 44 grams कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो रिएक्शन भी दे रखी होगी, क्योंकि उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। रिएक्ट विद 44 grams ऑफ CO2। तो रिएक्शन आपको गिवन होगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव CaCO3। चलो लिख देता हूं CaCO3 सॉलिड। ये रिएक्शन दे रखी है, फटाफट से मुझे आंसर बताओ, 1 मिनट का टाइम है। फिर उसके बाद बुक के क्वेश्चंस की तरफ भी चलना है हमें। बुक में भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कॉपी करो पहले तो, इसको क्वेश्चन को करो, 1 मिनट का टाइम है। एनीवन कुछ आंसर भाई? इसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं रिएक्शन की। दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। सब लोगों को निकालना आना चाहिए। बैलेंस करो इक्वेशन, मोल्स लिखो, मास लिखो, तब जाके क्वेश्चन का डाटा देखना भाई। अभी 1-2 क्वेश्चंस में तो पैटर्न को फॉलो कर लो, फिर उसके बाद तुम शॉर्टकट में 100 ग्राम का आंसर आ गया एक। ठीक है भाई? यस सर 100 ग्राम। एक और ऑप्शन, ठीक है 100, वेरी गुड बेटा, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, चलो ये तो बढ़िया बात है। और कोई जो लोग कर रहे हैं वो भी करते रहो, रुकना नहीं है ना, तुम्हारा भी 100 आना चाहिए अगर 100 है तो। ठीक है चलो करते हैं। देखो क्या क्या डाटा दे रखा है हमें। सबसे पहले तो 1-1 मोल है, चलो यार देखो सबसे पहले तो 1-1 मोल है इसके।
बैलेंस है ऑलरेडी, कुछ करना ही नहीं है। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल। अब मास में कन्वर्ट कर लो। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा? 56 ग्राम। इसका 44 ग्राम। और क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास चला आ रहा है तो ये बनेगा भैया 100 ग्राम। अब चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो 56 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए 44 ग्राम CO2 चाहिए। हमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, दे रखा है तुम्हें 10112 112 ग्राम। 112 ग्राम के लिए तो 88 ग्राम चाहिएगी ना, डबल है तो 44 ही। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? CO2। तो प्रोडक्ट भी किसके अकॉर्डिंग बनेगा? CO2 के अकॉर्डिंग। तो 44 ग्राम से कितना कार्बन CO3 बनता है? 100 ग्राम। द आंसर इज 100 ग्राम। कितना बचा रह जाएगा? ये 56 ग्राम बचा रह जाएगा। सबको आया ना समझ में? अगर कुछ, हाँ अगर आ गया है